नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, उनके वर्तमान उपलब्धियों के बारे में और आज वे वर्ल्ड क्लास के जो लीडर बनते जा रहे हैं, इस संबंध में मैं कुछ आप लोग से बातचीत करना चाहता हूँ। अभी आपको बिलीव नहीं होगा कि विश्व में जितने भी देश हैं, वो अपने विकास के लिए, अपने इलाके में शांति स्थापित करने के लिए, सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए केवल और केवल मोदी से ही सलाह लेते हैं। और विश्व में जितने भी संगठन हैं, वो अगर वार्षिक सम्मेलन करते हैं तो वो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी को स्पेशल गेस्ट बना करके बुलाते हैं। अभी जितने भी संगठन का जो है बैठक हुआ, उन सब जगह पे प्रधानमंत्री मोदी जी को बुलाया गया। अभी G7 में उनको बुलाया गया, आसियान के बैठक में बुलाया गया, अभी CSO का बैठक हुआ था, उसमें बुलाया गया, प्रशांत एशिया का जो है बैठक हुआ था, उसमें बुलाया गया, आसियान के बैठक में बुलाया गया और अभी तुरंत जो है वो ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए रशिया गया, जहां कजान में जो है सम्मेलन हुई। इन सारे सम्मेलनों में प्रधानमंत्री का योगदान देख करके मैं बाग बाग खुश हो गया और हमें ही नहीं, भारत के लोगों का सीना भी चौड़ा हो गया। जब वो पहुंचते हैं तो आपको पहले यह जानना चाहिए कि वो रात के समय जर्नी करते हैं, क्योंकि रात में कोई काम तो होता नहीं है, इसीलिए वो रात को जर्नी करते हैं, सुबह सुबह पहुंचते हैं और दिन भर वो उस देश में अपना जो है कार्य को जो है अंजाम देते हैं। जब कोई बैठक होती है, जैसे अभी उनको जो है G7 में बुलाया गया था, प्रधानमंत्री G7 में भाग लेने के लिए स्पेशल गेस्ट बन करके गए थे। वहां भी उन्होंने क्लियर कह दिया कि वर्तमान युग युद्धों का युग नहीं है, अभी सबको जो है मिल करके शांतिपूर्वक और सुरक्षा पूर्वक जो है कार्य करने पड़ेंगे। युद्ध से किसी बात की समाधान नहीं निकल सकती है, जो भी समाधान निकलेगी वो बातचीत से निकलेगी। इनके बाद CSO का बैठक में गए, उन्होंने वहां भी विश्व के देशों को जो है एक होकर के विश्व में शांति सुरक्षा बहाल करने के लिए कहा और ये भी कहा गया कि जितने भी पिछड़े देश हैं, सबको साथ लेकर के चलना है, किसी भी देश को आज की डेट में आप छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए वो हर देश के साथ सहयोग करने के लिए बात जो है पूरे विश्व को सिखाते हैं। उसके बाद जब एशिया प्रशांत इलाके में बैठक में गए, वहां भी उन्होंने हर देश को यह आश्वासन दिया कि भारत विश्व के कल्याण के लिए, विश्व के विकास के लिए हर मदद देने को तैयार है। अभी ब्रिक्स सम्मेलन में वो गए, तो ब्रिक्स सम्मेलन में खुल्लम खुला शब्दों में रशिया के सामने बैठ करके, पुतिन के सामने बैठ करके उन्होंने खुल्लम खुला शब्दों में कह दिया कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है, आप यूक्रेन के साथ जितना जल्दी होगा बातचीत का माहौल तैयार कीजिए और बातचीत के द्वारा जो है समस्या का समाधान निकालिए, तभी जाकर के इस समस्या का समाधान होगा, शांति स्थापित होगी। नहीं तो 2-2.5-3 साल से आप युद्ध कर रहे हैं और युद्ध कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि युद्ध का कोई अंत नहीं होता है, युद्ध का अंत केवल बातचीत से हो सकता है। इसके बाद उन्हें जो है स्पेशली आसियान के सम्मेलन में जाने का मौका मिला। आसियान 10 देशों का संगठन है, वहां भी भारत ने जो है आतंकवाद के संबंध में पूरे विश्व को कहा कि दो तरफा नीति से नहीं चलेगी, आप संस्थान में कुछ कहेंगे और अपने देश में जब चले जाएंगे तो वहां पे कुछ कार्य करेंगे, तो ऐसे आतंकवाद समाप्त नहीं होता है। अभी ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ, उसमें आपको बिलीव नहीं होगा, रशिया को तो कहा ही, अभी जिनपिंग को भी उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी की जो है टॉक हुई, उसमें उन्होंने क्लियर कहा कि अभी चीन के साथ हमारा सीमा समझौता हुआ है, ये सीमा समझौता तब हम सभी समझेंगे कि जब दोनों देश इसका जो है ईमानदारी से पालन करेंगे। केवल समझौता करने से नहीं होता है, उसे ईमानदारी से निभानी होती है। भारत निभाने में कभी भी पीछे नहीं रहता है, इसलिए चीन को भी चाहिए कि वो समझौता किया है उसे एकदम ईमानदारी के साथ निभाए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा, अलग अलग शब्दों में चीन को ही कहा गया कि कुछ देश ऐसे हैं जो आतंकवाद के संबंध में दोहरी नीति अपनाते हैं। जब आतंकवाद को प्रतिबंधित करने की बात संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाई जाती है, तो कुछ देश हैं उसमें वीटो लगा देते हैं। यह बात चीन के बिना नाम लिए उसको कहने का प्रयास किया गया, अर्थात चीन के दोहरी नीति
को जो है विश्व के सामने रखने का कार्य किया गया। और ये कहा गया कि जब तक सारे देश मन से आतंकवाद को समाप्ति करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आतंकवाद का सफाया नहीं हो सकता है। उन्होंने यह भी कह दिया कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने का जो है हकदार रखता है, लेकिन सिर्फ एक देश के विरोध के चलते भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता नहीं मिल रही है, और यह देश है चीन। यह भी बिना नाम लिए चीन को समझाने का प्रयास किया गया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को यह धमकी दे दिया है कि मैं कुछ दिन से संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का मांग कर रहा हूं, लेकिन मुझे सदस्यता नहीं दी जा रही है। तो ऐसा अगर संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं मानता है और हमें अस्थायी सदस्यता नहीं मिलती है, तो मैं एक अलग से अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करूंगा और कोशिश करूंगा कि 60-70 देश इसकी सदस्यता ग्रहण कर ले। और अगर ऐसा हुआ तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है धरी की धरी रह जाएगी। और इसी के चलते इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रशिया, हर देश से पूरे विश्व के देशों में हड़कंप मच गई है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन नया संयुक्त राष्ट्र संघ जैसा बना लिया तो निश्चित है कि इसको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर 60-70 देश इस नए संगठन का सदस्य बन जाता है तो निश्चित है कि यह पीछे मुड़ के भी नहीं देखेगा। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भूमिका है वह गौण पड़ जाएगी। और इसलिए सारे देश इस बात से सहमत है कि जल्द से जल्द भारत को जो है सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता दी जाए। ये सारे के सारे उपलब्धि अगर हासिल हो रही है तो केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के चलते हो रही है। चूंकि हमारे देश को 2047 तक विश्व का 5वां अर्थव्यवस्था बनाना है, 5वें से जो है तीसरी अर्थव्यवस्था में लाना है, इसलिए अभी बिहार में रेलवे के दोहरीकरण के लिए 4,500 करोड़ रुपया दिए गए। उसमें रेल की लाइनों का दोहरीकरण किया जाएगा और पूरे लाइन में जो है बिजली की जो है तार बिछाए जाएंगे ताकि ट्रेन जो है विद्युत से चल सके और डीजल इंजन को जो है अब प्रयोग से दूर हटाया जा सके। इसके बाद अमरावती प्रोजेक्ट में भी रेलवे का काम होना है, उसके लिए 2,500 करोड़ दी गई। उसके बाद रोड बनने के लिए रेलवे लाइन अलग से फिर पूरे इंडिया में बिछाने के लिए अलग से कार्य किए जा रहे हैं। अभी वंदे भारत की जैसा एक और नया वर्ल्ड क्लास का ट्रेन जो है उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसमें ऐसा लगेगा कि आप जो है 5 स्टार होटल में जर्नी कर रहे हैं, ऐसा अनुभव होगा। तो देश को आगे ले जाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री एकदम रात दिन एक किए हुए हैं। केवल आवश्यकता इस बात की है कि अगर सारे दल के लोग, सारे भारत के लोग उनका सहयोग करें तो मैं एकदम एश्योर हूं कि हमारा देश 2047 से पहले ही तीसरी अर्थव्यवस्था को प्राप्त कर लेगा और $5 ट्रिलियन जो अर्थव्यवस्था को बनाई जानी है, निश्चित रूप से हम इस मार्ग में सफल हो जाएंगे। इसलिए मैं लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें सरकार का हर दृष्टि से सहयोग करना चाहिए। यहां तक कि विपक्ष पार्टियों को भी थोड़ा सा राजनीति से ऊपर उठ करके देश को बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का सपोर्ट करना ही चाहिए और उनके द्वारा किए गए कार्यों में सहयोग करना चाहिए। तभी देश दिन दुनी रात चौगुनी उपलब्धि हासिल करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।